हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और ये भी जानेंगे कि किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर उसके लिए एक जनरल कन्वेंशन क्या होता है ताकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग कन्वेंशंस पढ़ेंगे और फिर हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे डोमेन रेंज क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ आईटीएफ। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो गाइस, हमारे पास जो बेसिक आइडिया क्या है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जनरली जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से इन जनरल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमने ये भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें, दैट मीन्स कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग अगर देखें तो वहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिविटी को फॉलो कर जाता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होगा, उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो गाइस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन के उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ आईटीएफ। ठीक है ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। मैंने कहा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है, इस वजह से उसका इनवर्स जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हमने ये भी सीखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन के किसी पर्टिकुलर रीजन में हम अगर चेक करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव रूल को फॉलो कर जाता है। तो जिस पर्टिकुलर रीजन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है, उसी पर्टिकुलर रीजन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसी पर्टिकुलर रीजन को हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। क्लियर हो गया गाइस? तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था, एक फंक्शन साइन इनवर्स को हमने डिफाइंड किया था, साइन इनवर्स एक्स को, और हमने देखा था कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के बीच में ही जो था वो डिफाइंड था। तो साइन थीटा का मतलब जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा है, उसका जो डोमेन का पार्ट हो गया -90 डिग्री से +90 डिग्री तक, जिसमें साइन थीटा का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है, उस रीजन को, ठीक है ना, उसी रीजन को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। क्लियर हुआ गाइस? तो देखिए जरा, तो एक तरफ हम लिखेंगे आईटीएफ और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है ना। देखिए, तो पहला था आपका साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि साइन इनवर्स एक्स के लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये कहां पर डिफाइंड है, -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है,
या इसको आप रेडियन में लिखें तो लिखते हैं -π/2 से +π/2। ठीक है। दूसरा देखिए cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा गाइस? तो cos थीटा का जो पर्टिकुलर डोमेन है, कोसाइन फंक्शन का जो पर्टिकुलर डोमेन है 0 से पाई, इसी बीच में कोसाइन फंक्शन बाइजेक्टिव रूल को फॉलो करेगा। इसका मतलब है 0 से पाई के बीच में कोसाइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो गाइस उस पर्टिकुलर रीजन 0 से पाई जो होगा वो cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। तो cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा 0 से 180 डिग्री। अगर हम लोग इसको हम लोग रेडियन में लिखें तो लिखते हैं 0 to पाई। क्लियर है। तीसरा है आपका tan इनवर्स x। देखिए tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है गाइस वो होता है -90 से +90 डिग्री तक। यहां ओपन इंटरवल में होगा क्योंकि -90 पर और +90 पर tan डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर ओपन इंटरवल में होगा और इसको आप रेडियन में लिखें तो ये हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2। क्लियर है। बात समझ में आ रही है ना। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया -π/2 से +π/2। क्या हुआ? क्योंकि tan थीटा अपने डोमेन के पर्टिकुलर रीजन -π/2 से +π/2 के बीच में बाइजेक्टिव रूल को फॉलो करेगा, तभी tan इनवर्स वहां एग्जिस्ट करेगा। तो जिस रीजन में tan इनवर्स एग्जिस्ट करता है वही रीजन आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए cot की बात करें हम लोग तो cot इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा आपका 0 to पाई। देखिए 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। अगर हम लोग इसको रेडियन में लिखें तो लिखते हैं 0 to पाई। और यहां भी ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल इसलिए है क्योंकि cot 0 पर और पाई पर अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं। अगला है आपका 5th नंबर sec इनवर्स x। और sec इनवर्स x जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपका 0 से पाई के बीच में ही होता है। ये क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 180 डिग्री तक होगा। लेकिन यहां पर जो है आपका आप देखेंगे कि cos 90 पर 0 होता है तो sec अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर π/2 नहीं होगा, खाली मतलब 90 डिग्री नहीं होगा। इसको हम घटा देते हैं ऐसे करके। ठीक है ना। sec इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से 180 के बीच में होगा, लेकिन सिर्फ 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि sec 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना। इसको अगर रेडियन में आप लिखें तो आप लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई और यहां माइनस हम लोग कर देते हैं π/2। ठीक है। 0 से 180 के बीच में डिफाइंड होगा लेकिन 90 डिग्री पर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको घटा लेते हैं। क्लियर है गाइस। इसी प्रकार जो 6 नंबर है आपका cosec इनवर्स x। देखिए cosec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -90 से +90 डिग्री। लेकिन cosec जो है 0 पर अनडिफाइंड हो जाता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो cosec 0 का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है। तो cosec इनवर्स x कहां से कहां डिफाइंड होगा? -90 से +90 तक। लेकिन इसमें ये क्लोज इंटरवल में होगा आपका
लेकिन कौन सा वैल्यू नहीं होगा, 0 डिग्री नहीं होगा। अगर हम लोग इसको रेडियन में लिखें तो लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन क्या नहीं, 0 नहीं होगा, 0 को घटा लेते हैं। समझ में आया? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में मैंने कहा कि जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर डोमेन के किसी पर्टिकुलर रीजन में ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव रूल को फॉलो करता है, तो उसी रीजन में ही उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जिस रीजन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन के जिस रीजन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, ठीक है, जिस रीजन में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उस रीजन को ही हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। यहां पर मैंने आपको सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको बता दिया है। साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 से +90 के बीच में, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से 180 के बीच में, उसी तरह tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 से +90 के बीच में, यहाँ ओपन इंटरवल में होगा। cot इनवर्स x का हो जाएगा 0 से 180 के बीच में ओपन इंटरवल में, sec का 0 से 180 के बीच में, लेकिन 90 पर अनडिफाइंड होगा। ठीक है ना, और यहाँ cosec का -90 से +90 के बीच में 0 पर अनडिफाइंड होगा। क्लियर है? तो ये था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है गाइस? अब है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जब आप जान जाते हैं तो यहां थोड़ा याद रखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे दुनिया में मुश्किल तो कोई चीज नहीं है, लेकिन इस वैल्यू को याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू को माइंड में सेट करने के लिए 2 कन्वेंशन हम लोग याद रखते हैं। ठीक है ना, और कन्वेंशन की मदद से बड़ी आसानी से हमें पता चल जाता है कि किस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां तक होगा। तो देखिए जरा कन्वेंशन नंबर 1 और 2 देखिए ध्यान से। कन्वेंशन 1, कन्वेंशन नंबर 1 देखिए। कन्वेंशन नंबर 1 में ध्यान दीजिए, ये आपका ओरिजिन हो गया और ये रिवॉल्विंग लाइन है। अगर ये लाइन यहां से यहां तक जाए तो +90 डिग्री, या इसी को π/2 बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए तो -90 डिग्री या फिर -π/2 हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। तो देखिए कन्वेंशन नंबर 1 में है कि -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के बीच में 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होता है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से साइन, tan और cosec 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जिसका ठीक है ना -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में जो है डिफाइंड होता है। समझ रहे हैं ना, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में 3 ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, tan और cosec, जो बाइजेक्टिव होता है, उस रीजन में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखिए कन्वेंशन नंबर 1 में आप देखेंगे कि 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। ये जो 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π से लेकर -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। मतलब -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक होता है। क्लियर है? तो ऐसे याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और दूसरा कन्वेंशन देखिए जरा, दूसरा कन्वेंशन है गाइस, देखिए
ये आपका ओरिजिन हो गया और ये आपका रिवॉल्विंग लाइन है OA, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके OB पर आ जाता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यहां से लेकर OA से लेकर OB तक के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। अब देखिए 0 से, और यहां पर एंगल 0 डिग्री, 0 से 180 डिग्री के बीच में बाकी के 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड है, जहां उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखिए कौन कौन सा है, कॉस हो गया, उसके बाद आप देखिए कॉट हो गया, कॉस कहां से कहां डिफाइंड है, 0 से 180, कॉट 0 से 180, और कॉस यहां सेक जो है 0 से 180। तो 0 से 180 के बीच में 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड है, वो है आपका कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x। ये जो 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। सो गाइज यहाँ ओवरऑल आपने देखा कि 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है आपके पास, और 6 का 6 इनका जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो 6 रीजन्स हैं, ठीक है। इनके डोमेन के 6 पर्टिकुलर रीजन्स हैं। साइन का पर्टिकुलर रीजन है -90 से +90, कॉस का पर्टिकुलर रीजन है 0 से 180, tan का पर्टिकुलर रीजन है -90 से +90, कॉट का 0 से 180, सेक का 0 से 180 एंड कॉसेक का -90 टू +90। ये पर्टिकुलर रीजन था जिनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और इन 6 वैल्यूज को, इस 6 पर्टिकुलर रीजन्स को हमने 2 कन्वेंशंस में डाल दिया, जिसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। -90 से +90 डिग्री तक 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड है, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x। 0 से 180 तक देखिए, 0 से 180 तक के बीच में बाकी के 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड है, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। तो इसको जरा आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगला टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF। क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू जो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, जब उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है तो उसके उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझिए, मैंने कहा कि जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है ना, किसी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे तो उस वैल्यू को हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? जैसे इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन हो गया द वैल्यू ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस lying in its principal value branch is called its principal value। क्लियर हुआ? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू जो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब इस कंसेप्ट को हम लोग
एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो या ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। देखिए यहां पर सिर्फ वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 लिखा हुआ है, यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 लिखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप ये ना सोचने लग जाए कि वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 पूछ रहा है, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू की कोई जिक्र नहीं है, तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो गाइज आपको मैं बता दूं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही चाहिए। आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर वैल्यू वहां पर निकालना है तो आप उसका प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालेंगे, या थ्रू आउट द चैप्टर कहीं भी आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू यूज करना है तो आप उसका प्रिंसिपल वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो चाहे आपका लिखा हुआ रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, या फिर लिखा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, दोनों सेम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो यहां पर देखिए अब कैसे निकालते हैं ये भी जरा समझिए। आपके पास देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं, आपके पास गिवन है, गिवन दैट, और इसको हम लोग लेट कर ले, जरा देखिए लेट कर लीजिए। और ये आप जानते हैं, मैंने बताया था कि जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो एंगल होता है, बताया था आपको, आप शुरू के लेक्चर्स देखिए उसमें पता चलेगा। तो इसको जब भी आप लेट करेंगे तो किसी एंगल से लेट करेंगे, तो लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, ठीक है गाइस। अब देखिए मैंने ये भी बताया था कि इनवर्स को जब आप इस तरफ लाते हैं तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो देखिए तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा ना। ये आपका गिवन था, ये हमने आपका निकाला। अब जरा देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के केस में, मतलब यहाँ पर साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप देखेंगे तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होता है, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में साइन इनवर्स x डिफाइंड है, मालूम है। अब देखिए यहां पर साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, √3/2 क्या है, पॉजिटिव है। तो बताइए यहां पर 0 डिग्री है कि यहां पर किस रीजन में लाई करेगा, ऊपर में फर्स्ट क्वाड्रेंट है और नीचे में आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो बताइए तो कि ये जो साइन थीटा जो है अब ये पॉजिटिव कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, किसमें पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली साइन थीटा पॉजिटिव कहां होगा, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा का वैल्यू √3/2 किसका होता है, कितने डिग्री का वैल्यू होता है बताइए तो साइन थीटा का वैल्यू √3/2 60 डिग्री का होता है, पढ़े हैं। 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तब जाके साइन थीटा का वैल्यू √3/2 होगा। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो आप समझ गए
कि साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है गाइस, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3। ठीक है ना, रेडियन में आप यूज करेंगे, रेडियन ही लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर और 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं ताकि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आपके लिए आसान हो जाए। लिखिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला एग्जांपल है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन करने के तरीका पर आप ध्यान देंगे। इसका कोई रिटन थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। देखिए यहां पर लेट कर लीजिए, और आप जानते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है वो एंगल होता है। तो लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। क्लियर है गाइस? अब देखिए cos इनवर्स को आप इस तरफ ले आएंगे तो इनवर्स से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा ना। cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब जरा आप ध्यान दीजिए, यहां पर cos थीटा का वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव है ना। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा आप कि cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। फिर से एक बार समझिए, मैंने कहा कि cos इनवर्स x के केस में इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। अभी कन्वेंशन पढ़ा ना, cos, sec और cot, ये जो 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। जबकि अदर 3 साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और tan इनवर्स x, उन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है गाइस, तो यहां पर चूंकि cos इनवर्स है तो cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा 0 से 180 डिग्री के बीच में। ये आपका 2 क्वाड्रेंट इन्वॉल्व करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब देखिए जरा कि यहां पर जो cos थीटा का वैल्यू -1/2 आया, ये आपका लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है। तो बताइए कि cos नेगेटिव कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा? बताइए जरा। बिल्कुल, जो cos है वो नेगेटिव कहां होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है -1/2 वो कहां मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आप जरा ध्यान से सोचिए कि cos कितने डिग्री का वैल्यू -1/√2 होगा। तो आपको मैंने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में 11th क्लास में पढ़ाया था कि जो cos का 45 डिग्री का वैल्यू होगा वही वैल्यू आपका 135 डिग्री का होगा। ये 1/√2 किसका वैल्यू है, cos 45 का है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू जो होगा वो cos 135 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का ये वैल्यू -1/√2 मिल रहा है। तो यहां पर जो एंगल होगा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 135 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि 130 थीटा का वैल्यू अगर 135 डिग्री लिखें तो यहां पर cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू हो जाएगा 135 डिग्री। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं ना? सो गाइस, cos इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, 135 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है ना?
तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/√2 इज 135 को कितना लिखते हैं बताइए जरा, रेडियन में अगर लिखें तो यहां पर जनरली जो है प्रिंसिपल वैल्यू को रेडियन में ही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो बुक्स हैं आपके पास मार्केट में या आपके पास अवेलेबल है उन सब में प्रिंसिपल वैल्यू जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वो रेडियन में ही एक्सप्रेस किया हुआ है। क्लियर है गाइस? तो बताइए जरा यहाँ पर कि क्या हो जाएगा अगर इसको हम लोग रेडियन में लिखें। देखो 45 को हम लिखते हैं π/4 और 135 कितना गुना है, 45 से 3 गुना है तो 3π/4। सो गाइस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/√2 इज 3π/4। क्लियर है? ये हो गया आपका। और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, देखिए ध्यान से। अगला एग्जांपल है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। देखिए tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। आपको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, इसके तरीकों पर ध्यान दीजिए कैसे मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो देखिए जरा क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, लेट कर लीजिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स को आप इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा का जो वैल्यू है वो आपका 0 से छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया। और tan इनवर्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है गाइस वो हो जाता है आपका, बताइए, यस, ये होता है -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक। ये रीजन है tan इनवर्स का। -90 से +90 के बीच में 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। कौन कौन? साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x एंड tan इनवर्स x। ठीक है गाइस? तो यहां पर आपने देखा कि tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -90 से +90 के बीच में लाई करता है। अब देखेंगे ये जो रीजन है इसमें 2 क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है। अब जरा देखिए यहां पर इक्वेशन 1 में जो tan थीटा का वैल्यू आया वो नेगेटिव है, 0 से छोटा है। तो आप बताइए कि tan थीटा फर्स्ट में या फोर्थ में किस में नेगेटिव होता है? तो डेफिनेटली जो है tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं गाइस। तो अब आपको ध्यान देना है कि चलिए ये क्वाड्रेंट तो डिसाइड हो गया कि किस क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होगा। लेकिन अब सोचिए कि जो -1 वैल्यू है वो tan थीटा के कितने डिग्री का, थीटा के कितने डिग्री पर इसका tan थीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो डेफिनेटली tan थीटा 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan -45 डिग्री का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो गाइज यहां से थीटा का वैल्यू -45 डिग्री अगर कर दें तो tan यहाँ -45 डिग्री का वैल्यू -1 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर अब इस tan को इस तरफ ले जाएंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -45 डिग्री। और इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं कि tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4 लिख सकते हैं। सो गाइज आप बोल सकते हैं अब कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4 और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आप समझ गए इन 2-3 क्वेश्चन से कि आप किसी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला एग्जांपल है
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए। मैं बार बार क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप इस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को आप एग्जाम्पल को देख कर ही, समझाने के तरीके से ही आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसको ध्यान से जरा, क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि हम लोग लेट कर लेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/√3। और दूसरा काम कि यहां से इनवर्स फंक्शन को दूसरी तरफ लाएंगे तो मिलेगा हमें कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब जरा देखिए, कॉट थीटा का वैल्यू 1/√3 है, जो कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। देख रहे हैं ना। अब हम लोग देखते हैं कि कॉट इनवर्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि तीन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, ये तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से 180 डिग्री। तो गाइस cot इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा 0 से 180 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है। और यहां आप देख रहे हैं कि cot इनवर्स x जो है वो दो, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है 2 क्वाड्रेंट को ऑक्युपाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। देख रहे हैं ना। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कि यहां पर जो cot थीटा का वैल्यू 1/√3 है, जो कि 0 से बड़ा है, वो कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। cot का वैल्यू पॉजिटिव है, तो देखिए cot का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो डेफिनेटली cot थीटा का वैल्यू 1/√3 कहां मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो गाइस यहां पर बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot थीटा में थीटा का कितना वैल्यू होगा कि उसकी वैल्यू 1/√3 हो जाए। मतलब किस एंगल के लिए cot थीटा का वैल्यू 1/√3 होगा। तो आपको मालूम है कि cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, मालूम है ना। तो ये आपका यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है वो अब 60 डिग्री हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। क्लियर। और cot को आप इस तरफ ले जाएं तो आप इसको लिख सकते हैं ना, इधर 60 डिग्री और इधर हो जाएगा आपका कितना, cot इनवर्स 1/√3। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर cot इनवर्स कितना 1/√3 इज इक्वल टू, और 60 डिग्री को लिखते हैं हम लोग π/3 रेडियन में। तो गाइस प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 1/√3 इज π/3। क्लियर। इस प्रकार से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। और अगला जो क्वेश्चन है गाइस, ये है आपका, देखिए अगला एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। ठीक है। मैंने आपको कहा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में थ्रू आउट द चैप्टर प्रिंसिपल वैल्यू का ही यूज करना है। ठीक है ना, कोई अनदर वैल्यू नहीं लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए जरा सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमें निकालना है वैल्यू साइन इनवर्स, इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट कर लीजिए x का वैल्यू लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, या यहाँ पर थीटा मान लीजिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एंगल होता है। तो लेट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर
अभी तक आपने जितने प्रॉब्लम बनाए आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है, उसी प्रकार कॉस इनवर्स 1/2 का भी प्रिंसिपल वैल्यू ही लिखना है। तो अब आप यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू पहले निकालेंगे और फिर वैल्यू रखेंगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। अब आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है। तो गाइज अब क्या करना है आपको, ये जो अभी तक जो जितने भी एग्जाम्पल्स आपने बनाया, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स नहीं बनाएंगे, अब उस एग्जाम्पल्स का जो कंसेप्ट है वो माइंड में ही रख कर कैलकुलेशन करना है। तो चलिए कैसे करते हैं ये भी बात समझिए। अब देखिए जरा, यहाँ पर हम चेक करते हैं पहला चीज कि यहाँ पर जो 1/2 है साइन इनवर्स के साथ ये पॉजिटिव है, और यहाँ कॉस इनवर्स के साथ भी 1/2 है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके लिए जो थीटा, मान लो कि इसके लिए अल्फा मान लिया, इसके लिए बीटा मान लिया, तो साइन अल्फा और कॉस बीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दोनों का वैल्यू। अब आप ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -90 से +90 तक। ठीक है, और -90 से +90 के बीच में दो क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है 1/2, तो साइन इनवर्स का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। साइन इनवर्स 1/2 किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज ऑफ 1/2 इज पॉजिटिव। क्लियर है। तो अब आपको देखना है कि साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि 30 डिग्री का वैल्यू, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो गाइस सो सिंपल हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/6 लिखते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं सेकेंड टर्म पे, कॉस इनवर्स 1/2 है। हमने कहा कि यहाँ 1/2 पॉजिटिव है। क्लियर है ना। और कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से 180 के बीच में होता है। अब 0 से 180 के बीच में दो क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको देखना है कि कॉस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में होगा कि सेकेंड में होगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितना है, कॉस इनवर्स के साथ 1/2 पॉजिटिव है। तो कॉस इनवर्स 1/2 कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब आपको क्या सोचना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कॉस में कितने एंगल का वैल्यू होता है। क्या मैंने बोला कि कॉस में कितने एंगल का वैल्यू 1/2 के बराबर होता है। तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का वैल्यू अगर कॉस में निकाला जाए तो उसका वैल्यू 1/2 होता है। क्यों, कॉस 60 डिग्री के वैल्यू 1/2 होता है ना। तो आपको पता चल गया कि कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 60 डिग्री के बराबर। और 60 डिग्री किसके, रेडियन में किसके बराबर हो जाएगा, तो π/3 के बराबर। क्लियर है ना। तो कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/3 हो गया, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 6 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो ये पाई हो गया। 6 में 6 1 टाइम गया, और 6 में 3 से भाग लगाएंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 में पाई से गुना करेंगे 2 पाई हो गया। तो पाई प्लस 2 पाई मिलकर कितना हो गया गाइस, 3 π/6। और 3 से 6 कटा सकते हैं तो कितना बच गया, 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका π/2। और इसका मतलब ये हो गया, थीटा को हमने इतना माना था, ये पहला इक्वेशन था। तो देखिए तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप जो है अच्छी तरह समझ गए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। ठीक है। और किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। ठीक है गाइस। उस पे हमने 3-4 क्वेश्चंस भी बनाए, और ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग किसी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का
प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है गाइस, एक बात और भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आपके पास एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 जो है अब आप उसको बना सकते हैं। जो एनसीईआरटी बुक है आपका, उसका एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड हैं। उसमें अभी तक जो भी आपने पढ़ा आज के लेक्चर में, उसी से आपका एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप एक्सरसाइज 2.1 बनाएंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो अपना डाउट मेरे पर्सनल टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देंगे, ताकि अगले लेक्चर्स में आपके डाउट क्वेश्चंस को शामिल कर लिया जाए। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सीखते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग सीखते हैं कि डोमेन रेंज क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है ना? पहले इसको लिखिए। तो गाइस, जो अपना टॉपिक है अब वो है आपका डोमेन रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज को हम लोग लिस्ट आउट करने से पहले समझते हैं कि क्या है डोमेन रेंज। तो देखिए जरा, हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है ना, फिर हम लोग लिस्ट आउट कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए, तो हम लेते हैं कि लेट कर लीजिए कि आपके पास एक इनवर्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है एफ थीटा इज इक्वल टू, देखिए जरा, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है ना, ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। हमको क्या मालूम है कि यहां पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है वो आपका होता है रियल। क्लियर है? यहां पर डोमेन क्या होता है? रियल होता है। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा डिफाइंड है। और इसका जो रेंज होता है गाइस, इसका जो रेंज होता है वो होता है आपका -1 से क्लोज इंटरवल में -1 से 1 तक, यही होता है। लेकिन हम लोग साथ के साथ ये भी पढ़े हैं कि जब हम लोग इसको इस तरफ ला देते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। ठीक है ना? एक्चुअली इसको ये थीटा ना मानकर x मान लेते हैं। ठीक है? तो जब आप इसको इधर ला देंगे, ठीक है ना, इससे पहले आप एक बात ये समझिए कि डोमेन रेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पर थीटा जो है एक सेट होगा और यहाँ पर आपका जो सेट होगा वो x होगा, और यहाँ से यहाँ आपका x इज इक्वल टू साइन थीटा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है थीटा से x के बीच में, यही ना। तो थीटा के रियल वैल्यू के लिए देखिए, ये पूरा रियल होगा डोमेन इसका। थीटा के रियल वैल्यू के लिए यहाँ पर x का वैल्यू -1 से लेकर, देखिए, -1 से लेकर +1 तक लाई करता है। अभी आपको सिर्फ फिगर से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, ये था आपका क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है तो एक अनदर फंक्शन और एग्जिस्ट करेगा जो सेट बी से सेट ए में डिफाइंड हो। तो जो सेट बी से सेट ए में डिफाइंड होगा वो क्या होगा, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड होने वाले फंक्शन का इनवर्स होता है। क्लियर है ना? इसका मतलब है कि जब आप इसको इस तरफ करेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहां पर आपका हो जाएगा, अब जरा ध्यान दीजिए, जब साइन को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका अब क्या कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। अब बात आती है, हमें इसका डोमेन रेंज नहीं चाहिए था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ये हम ऑलरेडी और खूब अच्छा से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना?
हमको चाहिए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है, तो देखिए जरा, अब इसको अब डायग्राम से दिखाएंगे, एरो डायग्राम से। तो अब इधर x हो जाएगा और इधर आपका थीटा हो जाएगा, और यहां पर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आपका फंक्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, तो यहां पर जो वैल्यू होगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां -1 से लेकर और यहां पर 1 तक होगा, और इधर जो रेंज आएगा इस तरफ, ये आपका अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ाया था आपको कि जनरली जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर डोमेन में ही, डोमेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में ही बाइजेक्टिविटी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इस तरफ जो था, ये जो इसका रेंज था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, वो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का डोमेन बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका डोमेन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, वो रेंज होगा। लेकिन यहां तो डोमेन क्या है, रियल है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रियल है ना। लेकिन हम जानते हैं कि रियल वैल्यू के लिए, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव रूल को फॉलो नहीं करता है। क्या करता है, अपने डोमेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में ही बाइजेक्टिव होता है। तो किस पर्टिकुलर पार्ट में होता है, अभी हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से समझा कि जो साइन है, साइन थीटा फंक्शन जो है, ये -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में ही बाइजेक्टिव रूल को फॉलो करता है। तो डेफिनेटली जो डोमेन है अब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा इनवर्स के केस में। तो इनवर्स में डोमेन क्या हो जाएगा, साइन के लिए आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -π/2 से लेकर +π/2। क्लियर है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो फंक्शन का डोमेन है वो फंक्शन का रेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां इनवर्स है तो रिस्ट्रिक्टेड रेंज हो जाएगा, मतलब जो फंक्शन का डोमेन है उसका रिस्ट्रिक्टेड पार्ट जो है इनवर्स फंक्शन का रेंज होगा। ठीक है ना, और जो इसका रेंज था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, वो आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है उसका पर्टिकुलर पार्ट जिसमें वो बाइजेक्टिव रूल को फॉलो करता है, वो पर्टिकुलर इंटरवल जो होगा वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होगा। क्लियर है ना। चलिए, अब आपको ये बात समझ में आ गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब हम जाते हैं तो उसका डोमेन और रेंज कैसे बदलता है और क्या होगा। ओवरऑल आपको इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम लोग लिस्ट आउट करेंगे। ठीक है ना, ये बात हम लोग अच्छी तरह समझ गए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग इसको लिस्ट आउट करते हैं। ठीक है ना, आप अपनी सुविधा के लिए इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए जरा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए, अब हम लोग एक तरफ बनाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF, और एक तरफ हम लोग बनाएंगे इसका डोमेन, और एक और कॉलम बनाएंगे रेंज का। तो देखिए, तो यहां देखिए, जो पहला है साइन इनवर्स x है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 तक, और रेंज हो जाएगा इसका क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। क्लियर है ना। अभी हमने इसको जस्ट इसके पिछले एग्जांपल में समझा था। इसी प्रकार से बाकी को भी लिस्ट करेंगे। देखिए, cos इनवर्स x का वैल्यू भी, अगर हम लोग cos थीटा की बात करें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसका रेंज होता है -1 से 1, तो वो डोमेन हो जाएगा। तो cos इनवर्स x का डोमेन हो गया -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने देखा था 0 से
पाई तक, ठीक है ना, 0 से 180 तक cos इनवर्स x डिफाइंड होता है। तो इसका रेंज हो जाएगा गाइस क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, cos इनवर्स x का रेंज हो गया। अब देखिए tan का, तो tan इनवर्स x में बताइए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा का रेंज क्या होगा गाइस? तो tan थीटा का रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, चूंकि रियल होता है तो यहां पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में वो क्या हो जाता है, डोमेन। tan इनवर्स x का डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रेंज क्या होगा, tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से +π/2। यस, तो क्या हो जाएगा, लेकिन ओपन इंटरवल में होगा -π/2 से +π/2। एक तरह से आप ये भी समझिए कि जो रेंज है वो कुछ और नहीं बल्कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है ना। चलिए अगले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक की तरफ चलते हैं। तो अगला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है cot इनवर्स x, और cot इनवर्स x फिर से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन cot का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई, यहां पर ओपन इंटरवल हो जाएगा। यहां tan और cot के केस में हमने ओपन इंटरवल इसलिए लिखा है कि tan π/2 -π/2 और +π/2 पे अनडिफाइंड है, इसी प्रकार cot भी 0 और पाई पर अनडिफाइंड है। क्लियर है ना, इसलिए यहां ओपन इंटरवल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x का जो रेंज होता है गाइस, sec का जो रेंज होता है वही sec इनवर्स x का डोमेन होगा। तो रेंज क्या होता है इसका, माइनस इंफिनिटी से -1 तक क्लोज इंटरवल में, इधर ओपन यहां क्लोज, और फिर यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ये इसका sec इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा। जो sec का रेंज होता है वो sec का डोमेन हो गया, लेकिन जो sec का डोमेन होगा अब वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो आप जानते हैं sec का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने अभी बताया वो कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, और यहां क्लोज्ड इंटरवल में होगा। लेकिन आप जानते हैं कि sec 90 पर अनडिफाइंड होता है, तो π/2 उसमें से घटा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। sec इनवर्स x का डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी से 1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, और जो रेंज हो जाएगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। लेकिन sec इनवर्स x जो है π/2 पे अनडिफाइंड है, तो 0 से π/2 में से π/2 को हम घटा देंगे, ठीक है। और अगला जो फाइनल है, फाइनली cosec इनवर्स जो x आपका फंक्शन है, इसका भी जो आप देखेंगे जो डोमेन होगा वो sec वाला ही डोमेन होगा, क्योंकि sec और cosec का जो रेंज होता है वो आपका होता है माइनस इंफिनिटी से -1 और फिर 1 से इंफिनिटी, ठीक है ना। तो दोनों का ही डोमेन सेम होगा, माइनस इंफिनिटी से 1 तक और फिर 1 से इंफिनिटी तक, लेकिन रेंज चेंज हो जाएगा। cosec का रेंज हमने अभी बताया ना, कन्वेंशन में भी बताया कि साइन का, cosec का और tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो -90 से +90 तक होता है। तो गाइज यहां पर हो जाएगा cosec का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -π/2 से +π/2। लेकिन जरा सोचिए कि cosec जो है 0 पर अनडिफाइंड होता है, तो गाइस -π/2 से +π/2 जो इसका रेंज है इसमें से हम 0 को घटा लेंगे, क्योंकि इस पर अनडिफाइंड होता है। तो गाइस ये था लिस्ट आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज का लिस्ट। क्लियर है गाइस। हम लोग इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम लोग चैप्टर को एंड करने लगेंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ भी पढ़ेंगे, और वहां पर ग्राफ के साथ साथ हम लोग डोमेन और रेंज भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको इस लिस्ट की ज्यादा आवश्यकता है
ठीक है गाइस, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ आज का क्लास जो है समाप्त होता है। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।